Welcome, my dear students. So, let us begin our new section in the chapter Solutions and Colligative Properties. In the last class, we have discussed about the relative lowering of vapor pressure, ठीक है ना, and how there are two different methods to calculate the relative lowering of vapor pressure. I hope you have studied all those methods. अगर नहीं देखा है तो उसको फिर से एक बार जाके वॉच ज़रूर करो, समझो, and if you have any question in mind, do tell me or do post it in the comment section. Okay, so let us move ahead in the chapter. So today we are going to discuss about the osmosis and osmotic pressure. ठीक है, पहली चीज़ तो हम ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली में डिफ्यूजन क्या होता है. ठीक है, दो तरीके से वर्क करते हैं. जैसे अगर हम अपने घर में देखें, आप जनरली अगर हम गैशियस फेज़ की बात करते हैं, घर पे अगर आप एक परफ्यूम की बॉटल को ओपन अगर छोड़ देते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में, ठीक है, रूम का एरिया चाहे कितना ही बड़ा हो, वो पूरे रूम के अंदर धीरे धीरे फैलने लगती है. ठीक है, सो सिमिलरली इन केस ऑफ अ सॉल्यूशन, अगर आप सॉल्यूशन है, आप देखिए पानी लें, पानी के अंदर आप 2 बूंद दूध की ऐड कर दें तो जो दूध का अपना कलर है वो धीरे धीरे पूरे पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा एंड होल सॉल्यूशन बिकम्स टर्बिड, टर्बिड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज़ अ फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट. जो हमने दूध उसमें डाला है, दैट इज़ द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट विच इज़ बीइंग एडेड इन द सॉल्वेंट विच इज़ वाटर. ठीक है, तो वो बड़े सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आते ही वो अपने आप को मिक्स करने लगता है सॉल्यूशन के अंदर एंड दैट बिकम्स अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन. सेकेंड इज द ऑस्मोसिस. ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, देर इज़ अ पैसेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू अ सॉल्यूशन. ठीक है, अगर सपोज मेरे पास दो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और एक हायर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, एक लोअर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है. ठीक है, सो व्हाट हैपन इज कि जो सॉल्वेंट है उसकी टेंडेंसी ये है कि वो अपने लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा. ठीक है, सो दैट द कंसनट्रेशन दैट बिकम्स द सेम. ठीक है, सो when we talk about osmosis, this is the passage of pure solvent into a solution or from a lesser concentrated solution to a more concentrated solution. और इन दोनों के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लाई करती है. ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रोल क्या होता है, वो सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देती है, आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स को पास होने नहीं देती. सो थिंग इज कि जब अगर ऑस्मोसिस का फिनोमेना दिखता है तो ये राइट हैंड साइड पिक्चर को देखें, यहाँ कंसंट्रेशन दिस इज ऑलमोस्ट द सेम. ठीक है, बट व्हाट हैज हैपन इज द वॉल्यूम ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड इज नाउ रिड्यूस्ड. ठीक है, रिड्यूस होगी तभी ये कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम होगी मेरे राइट हैंड साइड के. ठीक है, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड दिस मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड. ठीक है, सो दैट this type of situation arises, that is the osmotic pressure. ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर यहाँ पे देखें कि बैक प्रेशर क्या लग रहा है, द प्रोसेस थ्रू ग्रेविटी. ठीक है, बैक प्रेशर क्या है, एच रो जी. ठीक है, एच इज द हाइट बाय विच इट इज रेज्ड. ठीक है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड जी इज द acceleration due to gravity. So that is the osmotic pressure which is being built up. ठीक है, अगर आप सॉल्यूशन को प्रेस करोगे, जैसे बोट है, बोट को अगर आप पानी के ऊपर रखें, ठीक है, तो बोट का जो अपना प्रेशर है, अपना वेट है, वो पानी के नीचे प्रेस होता है, तो पानी भी उसको ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करती है. सो एक इक्विलिब्रियम स्टेज आती है जहाँ पे कुछ पार्ट जो बोट का होता है वो पानी के अंदर होता है और कुछ पार्ट है वो बोट का पानी के ऊपर होता है. सो दैट इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर. ठीक है, so similarly here we have that pressure is called as your osmotic pressure. तो हमारे घरों में अक्सर आप देखते हैं पानी को प्यूरिफाई करने के लिए एक आरओ सिस्टम लगा होता है, दैट इज कॉल्ड एज योर रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम. तो दैट इज द रिवर्स ऑफ द ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में क्या होता है, जनरली हम
वाटर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। बट रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, हम जो हायर कंसंट्रेशन है, जनरली घरों में जो पानी आता है उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, सोडियम, ये इन सब के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। बट हमारा जो पर्पस होता है दैट इज़ टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं उस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर, सो दैट वो पार्टिकल्स फिल्टर आउट कर जाएं उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, एंड वी विल गेट द फ्रेश वाटर विच हैव सम ऑफ द आयंस, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करते हैं। सो दैट इज़ वाई सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, क्योंकि ये ऑस्मोसिस का उल्टा है, ठीक है। सो डीसलाइनेशन ऑफ वाटर, दिस इज वन सच फिनोमिना वेयर आरओ सिस्टम वर्क्स, ठीक है। जो हम घरों में देखते हैं आरओ सिस्टम्स हैं, वो सारे इसी फिनोमिना पे वर्क करते हैं, ठीक है। सो देर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। पहला जो सबसे पहले पुराना मेथड है जो आया था, दैट इज़ द फेफर्स मेथड। तो फेफर्स मेथड में क्या करा उन्होंने, उन्होंने एक ग्लास बीकर लिया, ठीक है, उसके अंदर सॉल्वेंट को ऐड कर दिया, ठीक है। इन बिटवीन दैट दे हैव अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसके बाद एक उन्होंने पार्ट छोड़ा सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और ये ग्लास ट्यूब है, दिस इज कनेक्टेड टू अ मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर टू मेजर द प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, क्योंकि अगर ऑस्मोसिस वर्क करेगी तो ऑस्मोसिस किस तरफ से जाता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। सो आउटर पार्ट इज द सॉल्वेंट, इनर पार्ट इज द सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, सॉल्वेंट अंदर मूव करेगा, सो दिस विल exert the pressure on the manometer and the pressure reading will be taken, ठीक है, कि कितनी हाइट रेज करी है उससे हम एग्जैक्टली इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड, फेफर्स मेथड, बट वी हैव सर्टेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस मेथड। फर्स्ट, इट इज़ वेरी स्लो, क्योंकि ये जो ऑस्मोसिस का प्रेशर है, हमें इस पूरे सेटअप को कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपर इक्विलिब्रियम पे रीच कर जाए, ठीक है। वी कैनॉट यूज इट फॉर हायर ऑस्मोटिक प्रेशर बिकॉज दिस मेम्ब्रेन इज़ वेरी सेंसिटिव, ठीक है। दिस इज़ अ फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन एंड बीइंग वेरी सेंसिटिव इट ऑफन गेट्स ब्रेक, ठीक है, ये रप्चर कर जाती है, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। And this osmotic pressure, this is not the same osmotic pressure of the solution, क्योंकि अगर सॉल्वेंट सपोज सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है, ठीक है। कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो हम एग्जैक्टली सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे नहीं निकाल पा रहे हैं। सो वी हैव सर्टेन डिसएडवांटेजेस इन यूजिंग सच टाइप ऑफ मेथड। सो second method is the Morse and Fraser method. Morse and Fraser method में क्या है, this is the reverse of the Pfeffer's method. यहाँ पे उन्होंने मैनोमीटर जो है अगेन उन्होंने सॉल्यूशन से ही कनेक्ट किया है, बट इट कंटेन्स इन अ आउटर जैकेट एंड दिस आउटर जैकेट इज़ अ ब्रॉन्ज वेसल, ठीक है। और इनर जो जैकेट है वहाँ पे उन्होंने सॉल्वेंट को लिया है, ठीक है, विच इज़ नाउ कनेक्टेड टू अ एक्सटर्नल सोर्स। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, दिस इज नाउ डिफरेंट देन योर द फर्स्ट मेथड। यहाँ पे मेम्ब्रेन है, दिस कैन विदस्टैंड द प्रेशर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 300 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग उन्होंने यूज़ करा है, इस वजह से उन्होंने सॉल्यूशन को आउटर में रखा है, ठीक है, और सॉल्वेंट को इनर में रखा है। सॉल्यूशन की कैपेसिटी ज़्यादा होने से ये है कि अगर सॉल्वेंट जो मूव करेगा, ठीक है, सो दिस विल रीच वेरी फास्ट, ठीक है, और हमारा जितना जल्दी अटेनमेंट होगा इक्विलिब्रियम का उतना जल्दी हम रीडिंग को मेजर आउट कर सकते हैं। बट अगेन इसमें भी कंसंट्रेशन वेरी होने के चांसेस हैं, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट और यू कैन से एग्जैक्टली गिव यू द गुड रीडिंग्स ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दिस मेथड हैज़ बिन अडॉप्टेड, बर्कले एंड हार्टले मेथड, ये बहुत कॉमन मेथड है जिससे अब हम मेजर कर पाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। अब इस केस में क्या है, दिस इज़ अ डायनेमिक मेथड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल
पिस्टन की इन्वॉल्वमेंट है जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. नाउ दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइंग द प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन so as to just avoid the entry of the solvent into that solution. ठीक है. अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, फिर से याद रखें. ऑस्मोसिस, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट और द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे क्या है, हमने सॉल्वेंट को कनेक्ट किया एक एक्सटर्नल रिजर्वॉयर से, ठीक है, और उसको एक कैपिलरी इंडिकेटर से अटैच कर दिया. कैपिलरी इंडिकेटर हमें बताती है कि सॉल्वेंट का जो प्रेशर लेवल है वो सपोज इस पॉइंट पे है, ठीक है, और आउटर जैकेट में क्या है, सॉल्यूशन है. नाउ दीज आर टू आर कनेक्टेड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. अब क्या होगा, सॉल्वेंट अगर यहाँ से सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है, कैपिलरी में इंडिकेटर जो है वो नीचे आने लगेगा. तो हमें क्या करना है, हमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना है सॉल्यूशन पे, सो दैट कि वो सॉल्वेंट वापस सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाए और ये इंडिकेटर वहीं पे रुका रहे, स्टेबल रहे. ठीक है. तो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ डायनेमिक मेथड. हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हमें उतना प्रेशर अप्लाई करना है कि ये इंडिकेटर अपनी जगह पे ही रुका रहे. ठीक है. और easily we can manage in the external pressure gauge that how much pressure is being applied. ठीक है. So this Berkeley and Hartley method, this is the important method in calculating the osmotic pressure of the solution. ठीक है. इसका फिगर याद रखना, इसका फिगर ड्रॉ करना आता है बर्कले एंड हार्टले का, तो इसको अच्छे से ड्रॉ करना देख लो. एक्सटर्नल प्रेशर कहाँ अप्लाई किया आपने, प्रेशर गॉज, you have to mention that you have an external piston attached to the solution side. You have your solvent on the inner side. You have to mention where there is a porous spot or semi permeable membrane. ठीक है. On one side you have capillary indicator, on the other side you have your water reservoir. ठीक है. So you can measure the osmotic pressure using three different methods, ठीक है, which we have discussed. Your Pfeffer's method, your Morse and Fraser method, and your Berkeley and Hartley method. Of them, the Berkeley and Hartley method is very important. Okay. इसका एडवांटेज क्या है, देर इज नो चांस ऑफ डाइल्यूशन इन द सॉल्यूशन. ठीक है. यहाँ पे डाइल्यूशन के चांस क्यों नहीं है, क्योंकि आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और जो सॉल्वेंट है वो वापस सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड की तरफ भेज रहे हो, तो कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट द सेम. ठीक है. तो डाइल्यूशन नहीं होगा. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज बैलेंस्ड, सो देर इज नो स्ट्रेन ऑन दिस मेम्ब्रेन, क्योंकि बैलेंस मेंटेन हो रहा है, प्रेशर दोनों साइड से है, तो मेरे इस मेम्ब्रेन पे भी कोई एक्सेस स्ट्रेन नहीं है कि वो रप्चर हो जाए. एंड सिंस दिस इज डायनामिक, द इक्विलिब्रियम कैन बी मेंटेन्ड ईजिली, ठीक है, एंड वेरी क्विकली. ठीक है. सो these three are the advantages of using the Berkeley and Hartley method. So by measuring the osmotic pressure, you can easily measure the molecular mass of the solute. As you know that this formula you have already seen, that PV is equals to nRT, where P is the pressure, B is the volume, ठीक है, N is the number of moles which we can determine using the weight and molecular mass of the solute. So we can write it as W2 by M2. ठीक है. R is the universal gas constant, T is the temperature. ठीक है. तो आपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यू ऑलरेडी नो. आप वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यू कैन इजीली एस्टिमेट, और आप उतना एस्टिमेटेड वॉल्यूम ले भी सकते हैं. और ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पिछले बताए गए तीनों मेथड में से एक मेथड, सपोज बर्कले और हार्टले मेथड से आपने ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैलकुलेट कर लिया. सो इफ़ द सॉल्यूट इज़ अननोन टू यू, ठीक है, आपको नहीं पता वो सॉल्यूट क्या है जो आपने डिसॉल्व किया है, तो आप यहाँ इस कैलकुलेशन से आप उसका मॉलिकुलर मास एस्टिमेट कर सकते हो, एंड यू कैन ईजिली नो एंड आइडेंटिफाई द अननोन सब्सटेंस. ठीक है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं, क्या एग्जैक्टली उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है. ऑलराइट. So this
method is very useful in determining the molecular masses of proteins and polymers and other macromolecules. ठीक है, ये वो जनरली सब्सटेंसेस हैं जिनको हम इजीली टेस्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर से कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑलराइट, so solutions which have the same osmotic pressure at the same temperature, they are generally known as your isotonic solutions. So competitive exams में कई बार पूछा जाता है what are isotonic solutions. Okay, so there you must understand that these are the solutions which have the same osmotic pressure at same temperature. All right, so thank you students, thank you for watching. In the next class we are going to discuss about the another colligative property, that is about your elevation in boiling point. ठीक है, बाकी मैं कुछ आपको टेस्ट सीरीज पोस्ट करूँगा, उसको अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैप्पी लर्निंग.